एनटीयूआई के प्रेसिडेंट मिलिंद रांडे जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि ये विरोध कितना सही है ये बताएं। 100% सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका संगठन, आपका जो आज तक का इतिहास है वो कुचला जाए और उसका फायदा अदानी अंबानी को हो, तो फिर आप रास्ते पर ना उतरे। अगर आप चाहते हैं कि जो विरासत हमें भगत सिंह ने दी है, जो आजादी हमें मिली है, उसको बरकरार रखना है, हमारे हितों की रक्षा करना है और देश का विकास यानी जीडीपी का आंकड़ा नहीं है। देश का विकास यानी हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, हमारे देश में कोई अंगूठा छाप नहीं रहेगा, हमारे देश में हर एक को काम मिलेगा और इज्जत से जीने का अधिकार मिलेगा। सरकार के मुफ्त के राशन पर जीना ये कोई जीना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए कदम कदम पर लड़ना होगा, और लड़ना है तो तुम्हारा संगठन, फिर वो ट्रेड यूनियन हो, महिला संगठन हो, विद्यार्थी संगठन हो या सबसे आखिरी में पार्टी संगठन हो, उसका होना जरूरी है। और ये सरकार चाहती है ये सबको कुचल दे। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज करेगा उसकी आवाज को बंद करना है। सरकार ये चाहती है कि हर कोई उसकी हाँ में हाँ मिलाए। वो चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनके हिसाब से चले। वो चाहते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो भी जी हुजूर करके इनके पीछे चले। ये चाहते हैं कि रिजर्व बैंक, हमारा सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, ये जो एक संवैधानिक रूप है, जिनका एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, वो इंडिपेंडेंट फंक्शन को बंद करके सरकार जो बोलेगी वो हिसाब से चलो। आज हमारे जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, ये इनके रील की हड्डी नहीं है, झुके हुए सरकार के सामने गिड़गिड़ाने वाले लोग हैं। इनको कोई इज्जत नहीं है। आज लोग पूछते हैं सवाल, उसका जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं है। आज लोगों के सवाल के जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेते नहीं है। ऐसे हैं हमारे हिम्मत वाले हुकूमत में बैठे हुए लोग। तो ये इस देश की आजादी को, लोकतंत्र को, इस देश के सर्वधर्म समभाव को और संविधान को बचाना है, तो ये कदम आपको उठाना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा, हमारी आवाज बुलंद करनी होगी। उसकी ये शुरुआत है। धन्यवाद रांडे जी। यानी कि जनता की आवाज को दबाने का एक उपक्रम सरकार चला रही है और जनता की आवाज को दबाना, उनको उनके ऊपर गैर जरूरी इल्जाम लगा करके संगठनों को बंद करना, यही समझ में आ रहा है और उसी का विरोध यहाँ पर अनेक पक्ष के लोगों ने आके किया। अभी ये जो महाराष्ट्र में नया महाराष्ट्र जन सुरक्षा अधिनियम यानी कानून आ रहा है, ये कानून का आप अभ्यास करें। ब्रिटिश सरकार जब 1919 में रोल एक्ट लाई थी, उसके बाद 1930 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाई थी और आज का ये इनका जन सुरक्षा, इसका जो प्रावधान है तीनों का एग्जैक्ट सिमिलर है, वर्डिंग अलग है। अभी ये लोग जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं नक्सलवाद का बंदोबस्त करने के लिए। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि नक्सलवाद पिछले कई सालों से कम हुआ है और ये हम भी देखते हैं। जब नक्सलवाद कम हुआ है, आए दिन हम फोटो देखते हैं कि सरकार के सामने नक्सलबारी जो सरेंडर कर रहे हैं, और ऐसे वक्त पे ऐसा कानून आ रहा है कि जिसकी व्याख्या, डेफिनेशन कोई रखी नहीं है और उसमें क्या क्या प्रावधान है। सरकार जो चाहे वो संगठन को डिक्लेयर कर सकती है, उसके एसेट्स सीज कर सकती है, उसके जो प्रमुख है उनको अंदर डाल सकती है। ये लोग ब्रिटिश जैसा यहाँ की लोगों की आवाज को दबाना चाहते थे और ये सरकार भी वही करना चाहती है। दोनों का सोचने का तरीका एक ही है, क्योंकि ये सरकार जिस संगठन से बनी है, आरएसएस से, वो देश की आजादी में कहीं थे। मैं एक ही पूछता हूँ, गौतम अडानी का नाम 2014 से पहले पूछिए,
सर्वे लीजिए, कितने लोगों को मालूम था या सुना था। तो 11 साल में ये व्यक्ति भारत में नहीं पूरे दुनिया में अमीर कैसे बन गया। कितने लोग उसके पास मजदूरी करते हैं। टाटा का नाम सुना है, बिरला का नाम सुना है, 100 साल से ऊपर उनकी परंपरा है। उनके आगे ये चला गया। आपके घर में जो भी चीजें है, चप्पल है, चश्मा है, पेन है, मोबाइल है, बर्तन है, टेबल है, कुर्सी है, आपके घर की एक चीज बताइए जो अडानी ने बनाई है। एक चीज ऐसे आप पूरे देश को पूछिए कि आपके घर का कौन सा चीज अडानी ने बनाया है, तो फिर ये अमीर हुआ कैसे? क्योंकि देश का बनाया हुआ इनको फोकट में या बहुत सस्ते दाम में दिया और उसको बेच फाच के ये बड़ा हुआ है। ये है इनका भ्रष्टाचार का मॉडल। हम भ्रष्टाचार इस प्रकार से हो रहा है।